So next portion of equilibrium is effect of addition of inert gas in equilibrium mixture. हम लोग लास्ट क्लास में लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल सीखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करने से कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशंस अफेक्ट होती है या कैसे इक्विलिब्रियम रीगेन होता है। उसी सीरीज में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर किसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एक इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो इनर्ट गैस को हम लोग दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस ऐड कर दी जाए या फिर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस ऐड करी जाए। तो मैंने पहला केस लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, किसी भी रिएक्ट, क्योंकि गैस इनर्ट है। अच्छा, यहाँ इनर्ट गैस का एक मतलब पहले समझ लीजिए। इनर्ट गैस का मतलब केवल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन नहीं है। यहाँ इनर्ट गैस हम हर उस गैस को कंसीडर कर रहे हैं जो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे। तो ये बात पहले प्रिसाइजली लिख लो, तो मेक अ नोट हियर। ऑल्दो मोस्टली हम लोग इनर्ट गैस ही यूज करेंगे, बट इस क्वेश्चन को डील करते टाइम इनर्ट गैस हर उस गैस को मान लिया जाएगा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे। तो ये पॉइंट सबसे पहले लिख लो। हियर inert gas means a gas. Here inert gas means a gas which will not react. Here inert gas means a gas which will not react with any of the reactant or product. With any of the reactant or product. यहाँ पे इनर्ट गैस हर उस गैस को बोल रहे हैं जो कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगी। So here inert gas means a gas which will not react with any of the reactant or product. Clear? अब अगर आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करा तो देखो कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, और चूंकि इनर्ट गैस किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगी, यानी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स नहीं चेंज होंगे। अब जब मोल्स नहीं चेंज हो रहे हैं और साथ में वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी इनर्ट गैस ऐड करने से। या और बेटर टू से अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में बोले तो इनर्ट गैस ऐड करने से किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट लिखिए। ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, on addition of inert gas at constant volume in equilibrium mixture, there is no change in moles oblique concentration or partial pressure of any of the gaseous reactant or product. So on addition of inert gas at constant volume in equilibrium mixture, there is no change in mole concentration or partial pressure of any of gaseous reactant or product, so it will not affect equilibrium. So it will not affect equilibrium. यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट, यू कैन सिंपली राइट। दूसरे केस में अगर यही काम हम कांस्टेंट प्रेशर पे करें, केस 2 में एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम इसी को डील करें तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में भी अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी नहीं अफेक्ट होंगे, बट वॉल्यूम तो भी चेंज हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है। बट जो डेल्टा एन जीरो का केस है उस केस में आप देखो ध्यान से तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं आएगा एक्सप्रेशन में, तो उसका मतलब उस केस में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगले केस में देखो, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, on addition of inert gas at constant pressure in equilibrium mixture, there is no change
फॉर डेल्टा एन जीरो केस, क्योंकि डेल्टा एन जीरो के केस में जो एक्सप्रेशन होता है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का टर्म आता ही नहीं है। तो आपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या प्रेशर, इनर्ट गैस ऐड करने से प्रेशर इंक्रीज होगा बेसिकली। तो प्रेशर इंक्रीज होने का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो सिर्फ मोल्स चाहिए हमें, और इनर्ट गैस किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो मोल्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। और जब किसी के मोल्स चेंज ही नहीं होंगे तो डेल्टा एन जीरो पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब अगर आपने इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड किया है, अगर आपने इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया है तो उससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो आपको इफेक्टिवली वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इनिशियल मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे वो तो फिक्स्ड है, बट आपने इनर्ट गैस ऐड करी है ना, तो उसके मोल्स एक्स्ट्रा ऐड हुए। जब उसके मोल्स एक्स्ट्रा ऐड हुए तो जनरली टोटल वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन डेल्टा एन जीरो के केस में चूंकि वॉल्यूम का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो कंसिडर ही नहीं करना पड़ेगा। बाकी केस में बस वॉल्यूम का इफेक्ट स्टडी कर लीजिए। तो अब देखो कांस्टेंट प्रेशर पे आपने इनर्ट गैस अगर ऐड करा फाइनली, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करने से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टोटल मोल्स तो इंक्रीज करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इनर्ट गैस के मोल्स तो ऐड हुए ना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गया, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स लगेगा, तो जनरली वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अब सपोज करो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है जिसमें इसके कुछ मोल्स ए हैं, इसके बी हैं और इसके सी हैं एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। या अगर और प्रिसाइसली लिखना हो तो ऐसे मत लिखो, जैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है वैसे ही लिख दो, ये ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स होगा इक्विलिब्रियम पे। तो अब अगर आपने इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो अगर हम क्यू सी वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा ए एक्स बाई वी। यहाँ से क्यू सी की वैल्यू लिखेंगे तो एक्स बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपॉन ए माइनस एक्स बाई वी। ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू वी। क्यूसी तो आप किसी भी टाइम पे लिख सकते हो। अब देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो उसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, क्यूसी डिक्रीज कर गया। और अगर क्यूसी डिक्रीज कर गया तो पहले क्यूसी इक्वल टू केसी था, बट क्यूसी लेस देन केसी हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चला क्यूसी लेस देन केसी है, तो ये कौन सा शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो अगर आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करा तो डेल्टा एन पॉजिटिव के केस में ये चीज फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। अच्छा, अंडरस्टूड भी है, मैंने तो एक एग्जांपल से समझाया, आपको जनरल एग्जांपल भी दे दो। तो अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो मतलब प्रोडक्ट साइड में ज्यादा सब्सटेंस होंगे, ज्यादा मोल्स होंगे, और रिएक्टेंट साइड में कम मोल्स होंगे। तो अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे सारे मोल्स को, तो वॉल्यूम का नेट रिजल्ट डिवीजन में ही आएगा, नीचे वी स्क्वायर वी क्यू वी बार फोर कुछ ना कुछ वैसे ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में ही आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है डेल्टा एन पॉजिटिव के केस में। अब इसका डेल्टा एन नेगेटिव लिखोगे तो एक्जेक्टली उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम का टर्म न्यूमरेटर में आने लगेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्यूसी इंक्रीज कर जाएगा, तो क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। उसका दूसरा केस रिवर्स करके एक बार लिख डालिए फटाफट। चलो, तो डेल्टा एन नेगेटिव के केस में आपने देखा एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एस थ्री है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और टू एक्स हुआ, बी माइनस थ्री एक्स और टू एक्स हुआ। क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बन रहा है। तो अब अगर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो क्यूसी भी इंक्रीज करेगा, तो क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा, और ये बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। तो अब देखो अगर हम इस पूरी बात को सम अप करें तो क्या हुआ, चार केस बने। इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा एन जीरो पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेल्टा एन पॉजिटिव में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, और डेल्टा एन नेगेटिव में बैकवर्ड शिफ्ट आएगी। समझ आया, तो जो मैंने प्रूव करना था वो सिखा दिया, अदरवाइज आप सीधा रिजल्ट याद रखो, इससे आपके ज़्यादातर सवाल निकल जाएंगे। तो सम अप करके लिखें इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एन जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं होता, डेल्टा एन पॉजिटिव में फॉरवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एन नेगेटिव में बैकवर्ड शिफ्ट। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है जिससे आप किसी भी केस में इनर्ट गैस का इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन।
among the following the total number of equilibriums among the following the total number of equilibriums in which forward reaction would be favored on increasing pressure at constant temperature. ठीक है, तो आपके पास ये 9 रिएक्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से केस में प्रेशर इंक्रीज करने से कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, in which forward reaction would be favored or increasing pressure at constant temperature. करिए करें, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन H2 + I2 = 2H है। इस रिएक्शन को अगर आप नोटिस करोगे तो इसका देखो डेल्टा एन जीरो है, और डेल्टा एन जीरो के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया नो इफेक्ट। अगले वाले केस में भी चेक करोगे तो इसका भी डेल्टा एन जीरो आ रहा है, क्योंकि कार्बन तो सॉलिड है, नो इफेक्ट। एक गैस इसमें एक गैस इसमें, दो ही गैस है, तो डेल्टा एन जीरो होगा, तो उसका भी आंसर नो इफेक्ट आ जाएगा। तीसरे वाले केस में देखोगे तो हाफ मोल गैसियस रिएक्टेंट है और 1 मोल गैसियस प्रोडक्ट है, तो डेल्टा एन लिखेंगे तो इट विल कम आउट टू 1 - ½ यानी 0.5, उसका डेल्टा एन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और डेल्टा एन पॉजिटिव के केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट आएगी। समझ आया? दिस इज बैकवर्ड शिफ्ट। अगला केस है N2 + 3H2 = 2NH3, इसका डेल्टा एन लिखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे होते हैं। ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग प्रेशर की कंडीशन पूछी गई है, तो आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर डील करना है बेसिकली इक्विलिब्रियम में, ली-चाटलेट प्रिंसिपल अप्लाई करना है और इफेक्ट ऑफ प्रेशर डील करना है। तो आप इंक्रीजिंग प्रेशर का केस डील कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखते चलना है। तो फॉरवर्ड शिफ्ट फोर्थ में आ गई। आपसे पूछा गया कितने इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, आपका क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑब्जर्व, ये आपको मार्क करना है। समझ गया ना बात को क्वेश्चन में? तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन चेक करनी है, तो जितने केस में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। अभी इन 4 ऑप्शन में अभी हमने 4 केस चेक करा, उसमें से एक आंसर है। अभी पहले 2 में नो इफेक्ट है, तीसरे वाले में बैकवर्ड शिफ्ट है, चौथे वाले में फॉरवर्ड शिफ्ट है। अच्छा, इसका अगला केस देखो तो H2O2 गैसेस गिव्स वाटर गैसेस एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैसेस, इसका डेल्टा एन चेक करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट 1.5 मोल है और गैसेस रिएक्टेंट 1 मोल है, ये डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ, तो ये भी बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। बोलिए, यहाँ तक समझ आया? इसका अगला केस चेक करोगे तो इसमें देखो 2 मोल गैस से 1 मोल गैस बन रही है, तो ये भी डेल्टा एन नेगेटिव का केस हो गया, ये फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। यहाँ तक तो रूटीन सवाल था। जे एडवांस के क्वेश्चन की यही क्वालिटी होती है। देखो पहले 5-6 ऑप्शन तो ऐसे दिए जो किसी को ठीक ठाक नॉलेज है तो भी हो जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखो ट्रिकी है, और यही करा जाता है इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में। सब टफ बातें नहीं पूछी जाती है, ज़्यादातर बातें आसान पूछी जाती है, बस एक ऑप्शन फंसा देना है, क्योंकि इंटीजर टाइप में अगर एक नंबर ऊपर नीचे हो गया तो आपके 0 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 मेन ट्रिक है, बताएगा कोई 7 कैसे सॉल्व करना है? सर 7th क्वेश्चन में लिखा है एट एन इक्विलिब्रियम, डेल्टा एन पता चल जाएगा। at equilibrium Kp at 300 Kelvin is 2.5 into 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर इनवर्स। तो इसमें आप यूनिट ऑफ Kp देखो सबसे पहले, उससे आपको डेल्टा एन पता चलेगा। यूनिट ऑफ Kp गिवन है आपको एटमॉस्फेयर इनवर्स, इससे हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि डेल्टा एन लेस देन 0 है, और अगर डेल्टा एन लेस देन 0 है तो ये सर्टेनली फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, तो ये भी हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? सर 7th वाला बता। 7th वाले ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखो उसमें, 7th ही बता रहा हूँ। 7th वाले केस में यूनिट ऑफ Kp देखो, यूनिट ऑफ Kp एटमॉस्फेयर इनवर्स दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था यूनिट ऑफ Kp या Kc बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेल्टा एन प्रेडिक्ट करने के लिए। तो 7th वाले पार्ट में यूनिट ऑफ Kp एटमॉस्फेयर इनवर्स दिया हुआ है, तो डेल्टा एन नेगेटिव हुआ, क्योंकि डेल्टा एन -1 आएगा, तो फॉरवर्ड शिफ्ट बनेगा। अगले केस में लिखा है इक्विलिब्रियम इन विच एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन। ये केस भी समझ में आ गया। 8th वाले केस में on addition of inert gas at constant pressure, on addition of inert gas at constant pressure favors backward shift। कौन सी डायरेक्शन हुई है?
फेवर्स बैकवर्ड शिफ्ट, तो डेल्टा नेगेटिव का केस हुआ। तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, कांस्टेंट प्रेशर पे बैकवर्ड शिफ्ट कब आती है, जब डेल्टा एन नेगेटिव होता है। ये भी डेल्टा एन नेगेटिव का केस हो गया अपने आप। यस। और जैसे ही डेल्टा एन नेगेटिव हुआ तो ये भी बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगी तुरंत। इस केस में भी सॉरी डेल्टा एन नेगेटिव है तो फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगी, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना। इसका लास्ट केस में देखो CH3 CHO और लिक्विड CH4 गैसेस CO2 गैसेस 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ एस्टर दे रखा है CH3CHO 0.2 एटमॉस्फेयर। तो इस रिएक्शन का देखो डेल्टा एन पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि दो गैसेज और एक लिक्विड है, लिक्विड तो कंसीडर करते नहीं है, तो ये डेल्टा एन पॉजिटिव का केस हुआ। और डेल्टा एन पॉजिटिव के केस में प्रेशर इंक्रीज करने से बैकवर्ड शिफ्ट आएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपसे पूछा गया था कितने केस में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, तो हमारे फॉरवर्ड शिफ्ट आ रही है ऑप्शन नंबर 4 में, 6 में और उसके बाद 7 और 8 में। इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इसका आंसर हम लोग 4 लिखेंगे, तो आपका आंसर 4 रिपोर्ट करना होगा। 4 केसेस में ऐसा होगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो थोड़ा टिपिकल केस डील करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में ऐसी कंडीशन होगी कि दोनों प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो जाएंगे। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम के केस में आप लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है या बेसिक रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आप, इसके बाद पॉइंट आएगा, इट्स गिवन राइट इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो देखो वाटर सॉलिड का वाटर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम है, मतलब आइस एंड वाटर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम ऑफ आइस एंड वाटर भी लिख सकते हो आप, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। आइस और वाटर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हैं, वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड का इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। तो आप देखो एक तरफ सॉलिड और एक तरफ लिक्विड है, तो यहाँ लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल तो हम लोग गैसियस मोल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। अभी एक सॉलिड और एक लिक्विड है तो देयर इज नो स्कोप ऑफ लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल। यहाँ टेक्निक ये लगाई जाती है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं जो मोर डेंसर सिस्टम होता है। जिस सिस्टम की, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से मोर कॉम्पैक्ट सिस्टम बनेगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने से हम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं जिधर डेंसिटी बढ़ रही होती है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम उस डायरेक्शन में जाते हैं जिधर हीट अब्सॉर्ब हो रही होती है, यानी एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का पहले आप रूल लिख लीजिए। इसका रूल अगर आपको चाहिए कि ऐसे सवाल कैसे डील करेंगे, क्योंकि इसमें लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल तो नहीं लग पाएगा, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। बिकॉज लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के केस में वर्कआउट करेगा, हेटेरोजेनियस में भी काम कर जाएगा अगर बाकी सारे सब्सटेंसेस में से कोई एक गैस या एक सोल्यूशन मिल जाए। बट अगर सारे सब्सटेंस प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड स्टेट होंगे, यहाँ स्पेशली स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज वाला केस होगा, तो यहाँ पे लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल से आप आउटकम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए स्पेसिफिक रूल फॉलो करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन के। तो रूल लिखिए सबसे पहले, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर shift in the direction of more density, and on increasing temperature shift in the endothermic direction। ये हमारे क्वेश्चन डील करने का तरीका होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जहाँ डेंसिटी बढ़ रही है, यानी मोर कॉम्पैक्ट सिस्टम की तरफ जाएंगे। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर से हम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये चीज आपकी लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल से ही वर्कआउट कर जाएंगी। तो आप देखो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आइस जो है वो वाटर की तरफ शिफ्ट करेगी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आइस से ज्यादा होती है, बिकॉज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस की डेंसिटी लगभग 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर भी होती है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर भी होती है। ज्यादातर लिक्विड्स के केस में लिक्विड्स की डेंसिटी कम और सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है।
वाटर के केस में वाटर की सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। और क्योंकि आइस जो है या सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हीट एब्जॉर्प्शन के थ्रू होगा, तो प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। अब इस चीज़ को अगर अपने दिमाग में सेट करना है बहुत अच्छे से, तो एक और तरीका है, आप नेचर को पकड़ो, क्योंकि नेचर तो सही लॉ फॉलो करेगी ना। तो आप जानते हो आइस कहाँ पे मिलती है, माउंटेन्स पे, और माउंटेन्स पे प्रेशर भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है, तो वहाँ आइस एग्जिस्ट कर रही होती है। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर में आइस एग्जिस्ट कर रहा है। और सी लेवल पे देखो पूरा वाटर होता है, तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में वाटर एग्जिस्ट करेगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर में आइस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही समझना है। अदरवाइज का और परफेक्ट तरीका फेज डायग्राम होता है, वो हम लोग 12th क्लास में जब सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको वाटर का 3 फेज डायग्राम बताऊंगा। तो आप अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे कौन सी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी आसानी से प्रिडिक्ट कर पाओगे। बट अभी फॉर द टाइम भी इस तरह के क्वेश्चन डील करने का तरीका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में आएंगे। और इसी का एक और आइडेंटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, जिसमें कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड को हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में लिया हुआ है। तो आप जानते हो डायमंड की डेंसिटी ग्रेफाइट से ज़्यादा होती है, और थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट डायमंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जब हम हीट करेंगे तब ग्रेफाइट से डायमंड बनेगा। और तो आप में से ज़्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि डायमंड ग्रेफाइट से तभी बनेगा जब बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन लेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज इस केस में भी डेंसिटी ऑफ डायमंड जो है वो ग्रेफाइट से ज़्यादा होती है, और ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली डायमंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पहले ये पॉइंट लिख लो, एज density of diamond as density of diamond is more than graphite, as density of diamond is more than that of graphite, and thermodynamically thermodynamically graphite is more stable. Hence conversion of graphite to diamond is endothermic. Graphite to diamond is endothermic, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव का केस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में भी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी। तो दोनों डायरेक्शन आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट यानी ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी, यानी कि ग्रेफाइट का डायमंड कन्वर्जन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में होगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर ग्रेफाइट मिलेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद स्टैंडर्ड गैस एनर्जी फॉर्मूला लिखना है, थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। इसमें डेल्टा जी जो है उसको बोलते हैं गैस फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी, और क्यू जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। अब कंडीशन ये होती है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। एट इक्विलिब्रियम जो गैस फ्री एनर्जी होती है, स्टैंडर्ड गैस एनर्जी नहीं, गैस फ्री एनर्जी, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। आपको होता है जो रिएक्शन कोशेंट होता है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, और डेल्टा जी यहाँ पे जीरो होता है। अब ये दोनों चीजें अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो हमारा रिलेशन आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ डेल्टा जी नॉट का रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, या इसी को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, बाकी डिटेल्स हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे।
इक्विलिब्रियम के चैप्टर में डेल्टा जी नॉट को इक्विलिब्रियम से रिलेट करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करना पड़ता है. सो विल फॉलो दिस फॉर्मूला. तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम या फिर माइनस 2.303 आर टी ऑफ डॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम आएगा. अब ऑल्दो देखो हम लोग मेजर पोर्शंस का थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बट दो बातें आप यहीं पे और डील कर लो. एक पॉइंट और लिख लो, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर इसी को नॉन फीजिबल लिख सकते हो. मतलब अगर किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा तो ऐसा प्रोसेस वर्कआउट ही नहीं करेगा. और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर फीजिबल होगा. दूसरी कंडीशन लिखेंगे डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा जी जीरो जो है वो इक्विलिब्रियम का केस है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या फिर फीजिबल. ये डायरेक्ट दो रिलेशन याद रखने हैं आपको. ऑल्दो थर्मोडायनेमिक्स की बात है, हम लोग डिटेल में तो उसका थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. टिल देन आप ये फॉर्मूले, ये मतलब रिलेशन डायरेक्ट याद रख सकते हो. तो किसी भी प्रोसेस को अगर फीजिबल दिखाना है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव दिखाते हैं, नॉन फीजिबल दिखाना है तो डेल्टा जी पॉजिटिव दिखाते हैं, और इक्विलिब्रियम लाना होता है तो डेल्टा जी जीरो होता है. ठीक है, क्लियर. नाउ राइट ऑन द क्वेश्चन ऑफ JEE Advanced 2016. It is thermal decomposition of gases X2 to gases X298 Kelvin takes place according to the following equation. The standard reaction gives free energy delta G naught for this reaction is positive. तो देखो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि इसका डेल्टा जी नॉट जो है वो पॉजिटिव है. At the start of the reaction there is 1 mole of X2 and no X. As the reaction proceeds, the number of moles of X forms is given by beta. Thus beta equilibrium is the number of moles of X at equilibrium. ये important information, इससे question solve करना है. The reaction is carried out at a constant pressure of 2 bar. ये आपको total pressure दे दिया equilibrium पे. Consider the gases to behave ideally. R की वैल्यू आपको given है, आपको आगे की चीजें सॉल्व करनी है. तो पहले पार्ट में पूछा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन इन टर्म्स ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम इज. तो आपको सीधे सीधे इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है. तो हमारे पास इक्वेशन है X2 gaseous gives 2X gaseous. T इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल दे रखा है, ये 0 दे रखा है. एट इक्विलिब्रियम अगर हम लिखें तो हमारी रिलेशनशिप के हिसाब से 1 माइनस एक्स और 2x बनेगा. बट क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि बीटा इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ एक्स इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम. तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2x इज इक्वल टू बीटा इक्विलिब्रियम. यानी कि जब हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे तो उसमें x की जगह बीटा इक्विलिब्रियम पुट कर देंगे, 2x की जगह बीटा इक्विलिब्रियम पुट कर देंगे, या बेटर टू से x की जगह बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 पुट कर देंगे. तो अब अगर हम इसका Kp लिखेंगे तो वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x2. और पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर लगाएंगे. मोल फ्रैक्शन है इसका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी होल स्क्वायर. और x2 का अगर मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बस अब x की जगह क्या पुट कर देना है, बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2. और प्रेशर आपको दे रखा है 2 बार टोटल. तो P की जगह 2 बार पुट कर दो, x की जगह बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 पुट कर दो और सॉल्व करके इसका आंसर वेरीफाई करो. Kp की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 2 बाय 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर देना है आपको, कर लोगे. This comes out to be 8 beta equilibrium square 8 beta equilibrium square upon 4 minus The second option. beta equilibrium square. ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होके आंसर जो है डी आ जाएगा.
And this is the another question for you. It's given the incorrect statement among the following for the reaction is, पहले पॉइंट में लिखा है डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स। तो यहाँ लीच अटेंडेंस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? मोर नंबर ऑफ मोल्स की साइड में। तो प्रेशर डिक्रीज का मतलब डेल्टा एन पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होंगे और इस रिएक्शन का डेल्टा एन पॉजिटिव किस तरफ है? फॉरवर्ड। x2 से 2x बना रहे हैं, 1 मोल से 2 मोल बना रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। ये पहला का आंसर एकदम सही लिखा हुआ है इसमें, ऊपर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो मोर मोल्स ऑफ एक्स विल फॉर्म। यानी स्टेटमेंट ए करेक्ट है। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस x2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। ये भी एकदम करेक्ट ही होगा क्योंकि जब तक x2 ब्रेक होकर x नहीं बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो x 0 है, तो जब तक x2 ब्रेक करके x बनेगा नहीं तब तक इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं हो सकता। ये भी सही लिखा हुआ। अगले स्टेटमेंट में देखो लिखा बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7। अब ये हमारे लिए भी ट्रिकी चीज है, इसको सॉल्व करना है, एक मिनट रुक जाइए। और लास्ट स्टेटमेंट लिखा है के सी लेस देन 1। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमने यूज नहीं करी, दैट इज कि डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का पॉजिटिव दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सिंस डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, और हमें रिलेशनशिप पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल ऑन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इससे पता चल रहा है कि एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि आर और टी तो पॉजिटिव वैल्यूज होती है और पूरी वैल्यू पॉजिटिव बनानी है तो एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब सर्टेनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 आना चाहिए। तो उसका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो इतने इन्फॉर्मेशन से ये तो बता सकते हैं कि आंसर इसका सी है। ठीक है, समझ आई बात। बट ये सवाल ज्यादातर लोग इसलिए गलत कर गए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है और उन्होंने इसको नॉन स्पॉन्टेनियस मान लिया, जबकि मैंने आपको भी इसीलिए बहुत प्रिसाइसली ये बात सिखाई, डेल्टा जी नेगेटिव देखा जाता है, डेल्टा जी पॉजिटिव देखा जाता है, डेल्टा जी नॉट नहीं देखा जाता है। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होने से स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव होने का स्पॉन्टेनिटी से रिलेशनशिप है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल इसीलिए गलत कर दिया कि उन्होंने इसका आंसर बी लगा दिया। उन्होंने देखा डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है और उन्होंने इसको डेल्टा जी पॉजिटिव मानते हुए बी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान लिया, और इसलिए ज्यादातर लोगों ने सवाल गलत कर दिया था। तो मेक इट वेरी क्लियर कि स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी से डिसाइड होती है, डेल्टा जी नॉट से नहीं डिसाइड होती है। डेल्टा जी नॉट केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में हेल्प करता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा जी नॉट को रिलेट करें, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है तो उससे पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 आएगा। तो इससे आपका ऑप्शन डी तो कंफर्म हो गया, तो इससे आप आंसर सी बता सकते हो। अब चाहो तो एक बार आंसर सी चेक करके देख लो। आंसर सी चेक करना है तो हम केपी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम। आप इसमें बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के देख लो। इस वैल्यू में आप ऑलरेडी ये चीज सॉल्व करके देख चुके हो एक्सप्रेशन के लिए। तो जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, के पी इज इक्वल टू 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम। उसमें आप बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7 पुट करो, तो यहाँ से बीटा इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.7, देन के पी विल बी इक्वल टू 8 इंटू 0.7 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 0.7 स्क्वायर। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वैल्यू सर्टेनली, उसको सॉल्व करो पहले तब आपको थोड़ा आइडिया आएगा। अब अगर आप सी ऑप्शन चेक करोगे तो केपी की वैल्यू उन्होंने पुट करा, तो बीटा इक्विलिब्रियम अगर 0.7 है तो केपी की वैल्यू देखो ग्रेटर देन 1 आ रही है, और केपी ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो उसका मतलब यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो उसका आंसर हम लोग सी रिपोर्ट कर देंगे। इसका ए बी और डी करेक्ट स्टेटमेंट है, उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
बाद एक और क्वेश्चन जो एडवांस का आया वो इसी तरीके का, तो थोड़ा सा डेल्टा टेम्परेचर का वेरिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ 2005। क्वेश्चन देख लो आप, प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन है। So it's given the percentage yield of ammonia as a function of time is given. In the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, delta H is negative. तो रिएक्शन देखो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यील्ड ऑफ अमोनिया क्या होगी, कम होगी। ये चीज ठीक है। तो given if the reaction is conducted at pressure T2 where T2 is greater than T1, the percentage yield of ammonia as a function of time will be represented by, तो देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगी हमें। क्यों बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगी, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगी इसका मतलब टेम्परेचर T2 पे जो अमोनिया बनेगी वो T1 से कम बनेगी। टेम्परेचर T2 पे जो अमोनिया बनेगी वो T1 से कम बनेगी। तो इसका मतलब परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया will be less, will be lesser at T2। ये चीज समझ आ रही है आपको पहले। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इससे यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया कंज्यूम हो जाएगी। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो टेम्परेचर T2 पे कम हो जाएगी। तो इससे आपको दो बातें तो पता चल गई, ये एक्सप्रेशन 100% इनकरेक्ट हो गया और ये 100% इनकरेक्ट हो गया। अब लेकिन आपको पहली चीज सोचनी है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन तो बढ़ेगा। इसका मतलब शुरुआत में टेम्परेचर T2 पे अमोनिया ज्यादा बन रही होगी और फिर धीरे धीरे कम होते होते फाइनली जाके डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? बी और सी में कैसे कंपेयर करा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे अमोनिया का फॉर्मेशन फास्ट होगा, लेकिन बैकवर्ड शिफ्ट थोड़ी ज्यादा है तो अमोनिया धीरे 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 करके कम होनी शुरू होगी, तो बाद में जाके ग्राफ T2 से नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो टेम्परेचर T2 ग्राफ T1 से ऊपर से स्टार्ट होगा और बाद में जाके नीचे चला जाएगा। यानी पहले अमोनिया ज्यादा बन रही होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि टेम्परेचर आप जैसे ही बढ़ाओगे वैसे अमोनिया का फॉर्मेशन तेज हो जाएगा। लेकिन चूंकि बैकवर्ड शिफ्ट तेज चल रही है फॉरवर्ड शिफ्ट से, तो धीरे धीरे करके अमोनिया बनना कम होती चली जाएगी और फाइनली जो अमोनिया फॉर्म होगी T2 पे वो T1 से कम आएगी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब कांस्टेंट वाला ग्राफ आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे पता चलता है, जब ग्राफ कांस्टेंट होने लगता है। देखो यहाँ से कांस्टेंट ग्राफ दिखना शुरू हो जा रहा है आपको, तो मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले तक अमोनिया ज्यादा फास्ट बन रही होगी और जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचेंगे तो T2 पे यील्ड ऑफ अमोनिया कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हम लोग बी रिपोर्ट करते हैं। आई बात समझ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने से अमोनिया बनने का फॉर्मेशन भी तेज हो जाएगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंजम्पशन भी तेज हो जाएगा। लेकिन चूंकि बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड से ज्यादा तेज चल रही है, बैकवर्ड शिफ्ट से इक्विलिब्रियम गेन होगा, इसलिए फाइनली जो अमोनिया बनेगी वो इनिशियल अमाउंट ऑफ अमोनिया से डिक्रीज कर जाएगी। तो टेम्परेचर T2 में अमोनिया की यील्ड कम आ जाएगी। इससे पहले हमने ऑप्शन ए और डी रिजेक्ट करा और बी और सी में से बी सिलेक्ट करा, उसका आंसर फाइनली बी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है।